महाराष्ट्र स्टेट के बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्तागण तथा यह मंच पर मौजूद सपा के महाराष्ट्र स्टेट के अध्यक्ष श्री अब्बू आजमी जी व इनके अन्य सभी साथीगण, आज आप लोग अपने महाराष्ट्र प्रदेश में यहाँ लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के व सपा के लिए भी छोड़ी गई कुछ सीटों के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। लेकिन अब मैं आप लोगों का ध्यान इस चुनाव में अपनी पार्टी व सपा के भी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद काफ़ी लंबे समय तक केंद्र में व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर यहाँ कांग्रेस पार्टी का व बाद में बीजेपी व कुछ समय के लिए अन्य और पार्टियों का भी राज रहा है। किंतु यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में व अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही फिर इस पार्टी को यानी कि कांग्रेस पार्टी को केंद्र व देश के काफ़ी राज्यों में भी सत्ता से बाहर जाना पड़ा है, सत्ता से अलग होना पड़ा है। और अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में बीजेपी भी केंद्र में अपनी सरकार की अभी तक रही खासकर आरएसएसवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक, द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार सत्ता से जरूर बाहर चली जाएगी। इस बार बीजेपी सत्ता में किसी भी कीमत पर वापस आने वाली नहीं है। और इस बार चुनाव में इनकी कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी काम में आने वाली नहीं है। और खासकर अब इनकी चौकीदारी की ये नई नाटकबाजी भी इनको नहीं बचा पाएगी, जिससे अब ये चुनाव में जबरदस्ती देश व जनहित से जोड़कर इसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए भुनाने में लगे हैं, जिसमें भी इनको इस बार किसी भी कीमत पर कामयाबी मिलने वाली नहीं है। चाहे इस चुनाव में इनके सभी छोटे बड़े चौकीदार भी मिलकर अपनी कितनी भी ताकत क्यों ना लगा लें। और इसकी मुख्य वजह यह है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में देश में खासकर गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम वे अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो उनका अभी तक भी इन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है। और अब अपनी इन कमियों व विफलताओं पर से इनका ध्यान बांटने के लिए खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन चुनावों के घोषित होने के कुछ दिन पहले से ही देश में पिछले हुए
लोकसभा आम चुनाव की तरह ही फिर से यहाँ किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का भी पूरा प्रयास किया है, जिसके तहत ही ये पूरे देश में ये चुनाव घोषित होने वाले दिन तक भी अपनी सरकार की जबरदस्ती की असंख्य हवाई घोषणाएं व खोखले शिलान्यास एवं अधकच्चे कार्यों का ही उद्घाटन आदि करने में ही ज्यादातर लगे रहे हैं। और ये कार्य इन्होंने पुलवामा में हुए आतंकी हमले वाले दिन तक भी बराबर जारी रखा है, जिससे इनके राष्ट्रभक्त व देशभक्त होने का भी काफी कुछ पर्दाफाश हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि इनके जबरदस्ती किए गए इन कार्यों के प्रचार प्रसार व आयोजन पर भी इन्होंने देश की जनता के कई हजार करोड़ रुपए भी सरकारी खजाने के खर्च कर दिए हैं, जबकि इस अपार धन को यहाँ देश के अति गरीब व अति बेसहारा लोगों के हितों में भी लगाया जा सकता था, किंतु ऐसा इन्होंने नहीं किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह चुनाव घोषित होने से पहले देश की जनता को व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों को भी लुभाने के लिए अपनी सरकार के आखिरी व अंतरिम बजट में जो भी इन्हें सौगातें दी हैं, तो ये ज़्यादातर इनकी अपने राजनीतिक लाभ के लिए दी गई केवल मात्र हवाई व खोखली चुनावी सौगातें हैं, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। जबकि यहाँ विशेषकर देश के किसान तो इस सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी रहे हैं और अभी भी हैं। और आपके महाराष्ट्र स्टेट में जो विदर्भ का एरिया है, यहाँ तो किसानों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, जबकि इस समय केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और आपके महाराष्ट्र में भी। दोनों जगह सरकार होते हुए भी किसानों की हालत इधर काफ़ी बदहाल है। अभी भी किसानों ने अपना आत्महत्या करने का यहाँ सिलसिला अभी भी बंद नहीं हुआ है। तो किसान यहाँ पर भी किसान लोग अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। इसी प्रकार केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी पूर्व की कांग्रेसी सरकार की तरह ही देश के खासकर यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी कोई खास भला आदि होने वाला नहीं है, बशर्ते जब तक यहाँ इनकी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी यानी कि बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी इन वर्गों के प्रति अभी भी चली आ रही इनकी जातिवादी, हीन, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच पूरे तौर से बदल नहीं जाती है। यही मुख्य वजह है कि इन्हें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों से पूरे देश में खासकर सरकारी नौकरियों में जो भी आरक्षण की सुविधाएं मिली हैं, तो उसे इन वर्गों के प्रति अभी भी हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली यहाँ सभी विरोधी पार्टियां एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत ही प्रभावहीन बनाने में व इसे धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई हैं, जिसके कारण ही देश में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी लंबे अरसे तक राज करने वाली खासकर कांग्रेस पार्टी ने और अब वर्तमान में बीजेपी की केंद्र व इनकी राज्य सरकारों ने भी इनका आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ आपके महाराष्ट्र स्टेट में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही पिछले कुछ वर्षों से यहाँ खासकर कांग्रेस व बीजेपी की अंदरूनी मिली भगत से ही अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के पदोन्नति में आरक्षण को भी अधिकांश प्रभावहीन ही बना दिया गया है, जिसे प्रभावी बनाने के लिए फिर हमारी पार्टी को संसद के अंदर व बाहर भी काफ़ी कड़ा संघर्ष करना पड़ा है।
इतना ही नहीं बल्कि अब तो इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्य सरकारों के भी ज़्यादातर कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण ही अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को यहाँ आरक्षण का बहुत कम लाभ मिल पा रहा है। और इससे अब यहाँ दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों के लोग भी काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। और वैसे भी यहाँ अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि इन्हें भारतीय संविधान के तहत आरक्षण दिए जाने के लिए केंद्र में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार में ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी, जिसे इन्होंने अपनी जातिवादी मानसिकता की वजह से लागू नहीं किया था, अर्थात इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। इसके बाद फिर हमारी पार्टी को इसे लागू करवाने के लिए पूरे देश भर में काफ़ी कड़ा संघर्ष करना पड़ा था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ साथ बीजेपी भी ये नहीं चाहती थी कि देश में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो और यहाँ पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण की सुविधा मिले। और इस संबंध में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि जब बीएसपी के अथक प्रयासों से केंद्र में श्री बीपी सिंह की रही सरकार ने इन वर्गों की मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया और साथ ही इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया, तो तब इससे दुखी होकर उस समय इनको बाहर से समर्थन दे रही खासकर बीजेपी ने फिर इनकी सरकार को ज़्यादा दिन तक नहीं चलने दिया था और फिर इन्होंने इसके विरोध में पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन आदि भी खूब किया था। इतना ही नहीं बल्कि इन वर्गों के ऊपर अभी भी हर स्तर पर आए दिन हो रही जुल्म जाति भी किसी से छिपी हुई नहीं है। इन वर्गों के साथ साथ पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हमें अभी भी कोई खास अच्छी नज़र नहीं आती है, जिसका काफ़ी कुछ खुलासा केंद्र सरकार की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। और अब वर्तमान में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस आदि की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान होना भी लगभग बंदशाही हो गया है और अब इन पर आए दिन हो रही जुल्म जाति भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा चरम सीमा पर पहुँच चुकी है। इसके अलावा अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा देश में अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों को 10% आरक्षण दिए जाने से भी इनकी स्थिति में पूर्ण रूप से सुधार होने वाला नहीं है, बल्कि इसके लिए इनको अन्य और क्षेत्रों में भी जरूरी ठोस कदम उठाने होंगे। इसके साथ साथ आपके प्रदेश सहित पूरे देश में सर्व समाज में से विशेषकर यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान ही नजर आते हैं। इसके साथ ही पिछले कुछ वर्षों से केंद्र सरकार की लगातार चली आ रही गलत आर्थिक नीतियों के कारण अब यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, जिससे अब यहाँ सर्व समाज में से सबसे ज़्यादा गरीब, मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय लोग ही काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में इनकी बिना पूरी तैयारी के ही खासकर नोटबंदी व जीएसटी को लागू करने के इनके लिए गए इस फैसले से तो अभी भी यहाँ देश में गरीब व आम जनता तथा मध्यम वर्गीय कारोबारी लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं और इससे अब देश की अर्थव्यवस्था पर भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे अब यहाँ गरीबी, बेरोजगारी
महंगाई व अनेक और गंभीर समस्याएं भी काफी ज्यादा उत्पन्न हो गई हैं। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों से अपने देश में हर स्तर पर यहाँ भ्रष्टाचार भी काफी ज्यादा बढ़ा है और इतना ही नहीं बल्कि इससे अब यहाँ रक्षा सौदे तक भी अछूते नहीं रहे हैं और इसको लेकर कांग्रेसी सरकार में बोफोर्स का मामला और अब बीजेपी की सरकार में राफेल का मामला भी इस बात का खास सबूत है। इसके अलावा केंद्र की वर्तमान सरकार में भी अपने देश की सीमाएं अभी भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं हैं, जिसकी वजह से अभी तक यहाँ आतंकी हमलों में काफी ज्यादा जानी माली नुकसान भी हो चुका है। इस प्रकार से अपनी ऐसी खराब स्थिति को देखते हुए पूर्व की कांग्रेसी सरकार की तरह ही बीजेपी की भी वर्तमान केंद्र की सरकार ने फिर षड्यंत्र के तहत अपनी इन सब कमियों पर अपने खास विपक्ष का मुंह बंद रखने के लिए यहाँ पिछले कुछ समय से उनके प्रमुख व प्रभावशाली लोगों को तथा उनके नजदीकी रिश्ते नातों आदि को भी जबरन फर्जी व झूठे मामलों में फंसा के उनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि भी किया है, जो अभी भी लगातार जारी है। और इसके लिए इन्होंने विशेषकर यहाँ सीबीआई, ईडी व आईटी आदि का काफी ज्यादा दुरुपयोग किया है और इन सब का मुख्य कारण हमारी पार्टी आजादी के बाद से लेकर अब तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस, बीजेपी वे अन्य गलत पार्टियों के हाथों में ही आने को मानकर चलती हैं और ये इसलिए मानकर चलती हैं क्योंकि आजादी के बाद से लेकर अब तक लगभग ये सभी विरोधी पार्टियां केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की ही आर्थिक मदद से सत्ता में आती रही हैं और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये पार्टियां अधिकतर मामलों में अपनी आर्थिक व अन्य सभी नीतियां यहाँ गरीब व आम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती हैं, बल्कि देश के उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही फायदा पहुंचाने के हिसाब से ही अपनी अधिकांश नीतियां तैयार करती हैं, जिनके धन व बल से चुनाव लड़कर ज्यादातर ये पार्टियां केंद्र व राज्यों में तथा यहाँ के खुद के अपने प्रदेश में भी अभी तक यहाँ सत्ता में आती रही हैं, जिसके कारण ही अब पूरे देश में वे आपके खुद के अपने प्रदेश में भी अभी भी हमें यहाँ सर्व समाज के लोग अधिकांश मामलों में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशानी नजर आते हैं, जबकि पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर यहाँ केंद्र व राज्यों की सत्ता में आना चाहती है, ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दबाव के वे आजाद होकर यहाँ सर्व समाज के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में वे हर स्तर पर खुशहाल बना सके और इसी आधार पर चलकर आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में वहाँ सरकार बनाई है और हमने अपनी सभी चारों रही सरकारों में अपनी पार्टी की विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत चलकर वैसे तो वहाँ सर्व समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने वहाँ सर्व समाज में से विशेषकर उन शोषित, पीड़ित व उपेक्षित समाज के लोगों को ही दिया है, जिनकी हर मामले में व हर स्तर पर वह सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में उनकी जातिवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच होने की वजह से काफी ज्यादा उपेक्षा की गई थी। इसके साथ साथ हमारी रही सरकार ने वहाँ सभी वर्गों व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में भी
अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनसे उन्हें काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुंचा है। इसके साथ ही हमने उत्तर प्रदेश में वहाँ गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता न देकर उन्हें बड़ी तादाद में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार ही उपलब्ध कराए हैं। इसके साथ साथ हमारी रही सरकार ने वहाँ सर्व समाज के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जुल्म जाति आदि भी नहीं होने दी है। और इस मामले में हमने वहाँ जुल्म जाति करने वाले लोगों को बिना कोई देरी किए हुए उन्हें तुरंत ही जेल की सलाखों के अंदर भेजा है, जहां मेरी सरकार में उनकी सही व असली जगह होती है। इसके अलावा हमारी रही सरकार ने वहां देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को भी विभिन्न रूपों में पहली बार वहाँ पूरा आदर सम्मान दिया है, जिन्हें अभी तक भी वहाँ विरोधी पार्टियों के लोग आसानी से पचा नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अपने चारों रहे शासन काल के दौरान अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों के आधार पर चलकर ही वह हर मामले में व हर स्तर पर सर्व समाज के लोगों को काफी बेहतरीन सरकार दी है। और यदि आप लोग भी अपने प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में भी ऐसे ही कार्य करना चाहते हैं, अर्थात ऐसा ही वातावरण पैदा करना चाहते हैं, तो फिर आपको भी इस समय देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में यहाँ अपने प्रदेश से भी अपनी पार्टी का जरूर अच्छा रिजल्ट दिखाना होगा, ताकि फिर हम लोग एक मजबूत ताकत बनकर अर्थात बैलेंस ऑफ पावर बनकर केंद्र की सत्ता तक पहुंच सके, ताकि हम लोग फिर एक मजबूत ताकत बनकर या फिर बैलेंस ऑफ पावर बनकर केंद्र की सत्ता तक पहुंच सके। और जब केंद्र में भी हमारी पार्टी की सरकार बन जाती है तो तब फिर हम लोग उत्तर प्रदेश की तरह ही ये यहाँ पूरे देश में भी हर मामले में व हर स्तर पर सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही अपनी सरकार चलाएंगे। इसके साथ ही पूरे देश में अभी भी धर्म व वर्ण के आधार पर व्याप्त ऊंच नीच, भेदभाव व धार्मिक उन्माद आदि को भी जड़ से खत्म करके फिर यहाँ समतामूलक समाज व्यवस्था, आपसी भाईचारा व सौहार्द आदि का वातावरण भी पैदा करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और इससे पीड़ित खासकर देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। और देश में अभी भी हर स्तर पर फैले भ्रष्टाचार को भी हमारी सरकार जरूर खत्म करेगी। इसके साथ साथ आपके प्रदेश की केंद्र से जुड़ी जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो फिर उन्हें भी दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा हर मामले में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक व अन्य सभी नीतियां भी यहाँ अपने देश व सर्व समाज के हितों को ही ध्यान में रखकर बनाई जाएंगी। अपने देश की सीमाओं को भी सुरक्षित रखने के साथ साथ अपने पड़ोसी देशों से भी अच्छे संबंध बनाने का भी पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ आए दिन हो रहे आतंकवादी हमलों को भी रोकने के लिए पूरी सख्ती से कदम उठाए जाएंगे। किंतु इन सभी कार्यों को करने के लिए अब आप लोगों को अपनी पार्टी व अपनी सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी को भी मिलकर इन दोनों पार्टियों को यहाँ आपको महाराष्ट्र स्टेट में मिलकर तो यहाँ से अच्छा रिजल्ट दिखाना है। और अन्य राज्यों में भी जब हमारे लोग अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे और उत्तर प्रदेश में तो पूरी संभावना है कि वहाँ पर
समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हुआ है और इस गठबंधन से वहां पर भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों की नींद उड़ी हुई है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में जब रिजल्ट आएगा, चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा और देश का जो प्रधानमंत्री है, आपको मालूम है ज्यादातर उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका होती है उसको बनाने में। और जब देश का प्रधानमंत्री बनाने की बात आएगी तो उस समय उत्तर प्रदेश का जो हमारा अलायंस हुआ, जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और उसमें मैं ये चाहूंगी कि जो अन्य राज्य हैं उनकी भी अहम भूमिका होनी चाहिए। आपका महाराष्ट्र प्रदेश भी इस कार्य में पीछे नहीं रहना चाहिए। आप लोगों को भी यहाँ से अच्छा रिजल्ट इस बार दिखाना होगा और तभी फिर आप लोग, और जब आप लोग केंद्र में, आप लोग सत्ता में, आप लोगों को जब आप लोग चाहते हैं कि हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो, हमारा देश खुशहाल हो, हर प्रकार की समस्याओं का निदान हो, तो इसके लिए अब आप लोगों को अपने महाराष्ट्र स्टेट में भी अच्छा रिजल्ट लाकर अन्य राज्यों को भी अच्छा रिजल्ट लाना होगा। उत्तर प्रदेश तो लाएगा ही, तो आप लोगों को ये अच्छा रिजल्ट लाकर केंद्र में आप लोगों को पावर में आना होगा। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन तक भी यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये भी मालूम है कि चुनाव के दौरान अधिकांश यहाँ विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती हैं, तो उनसे आप लोगों को कतई भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ साथ आप लोगों को पूर्व की तरह इस चुनाव में भी विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के बहकावे में भी बिल्कुल नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर दरकिनारी कर देती हैं और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठता जा रहा है, जिसकी खास वजह से ही हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह या किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। और वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम और कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है। और इस संदर्भ में मैं खासकर बीजेपी व कांग्रेस पार्टी के बारे में, यानी कि चुनावी घोषणा पत्र जब ये लोग जारी करते हैं, खासकर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी, तो बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते हैं कि हम लोग पावर में आ गए, हम ये करेंगे, और प्रलोभन भरे वायदे अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये लोग करते हैं। तो इस संदर्भ में मैं खासकर तो बीजेपी व कांग्रेस पार्टी के बारे में ये कहना चाहूँगी कि बीजेपी ने देश में पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में अपने जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र में यहाँ केंद्र में अपनी सरकार बनने पर देश की जनता को जो अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो उनके अब ये चुनावी वायदे जो पिछले लोकसभा आम चुनाव में बीजेपी एंड कंपनी के लोगों ने जो बढ़िया प्रलोभन भरे जो उन्होंने चुनावी वायदे किए थे, तो इनके अब ये चुनावी वायदे केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही अधिकांश यहाँ हवाई व खोखले ही साबित हुए हैं। और इनका विशेषकर देश के हर गरीब व्यक्ति को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से देने का ये वायदा भी अब यहाँ पूरी तरह से गरीबों के लिए एक मजाक सा ही बन के रह गया है। इसके साथ ही इस पार्टी का सबका साथ व सबका विकास की भी कही गई ये बात भी केवल यहाँ एक जुमलेबाजी ही बनकर रह गई है। यदि केंद्र में
हमें सरकार बनाने का मौका मिलता है तो फिर हमारी सरकार यहाँ देश में अति गरीब परिवारों को हर महीने 6,000 रुपये देने की बजाय उन्हें सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार देने की ही व्यवस्था करेगी। और वैसे भी बीएसपी की सोच व नीति के मुताबिक ये जटिल समस्या यानी कि गरीबी को दूर करने की समस्या यहाँ हर हाथ को काम देने से ही दूर हो सकती है। इसलिए बीजेपी की तरह इनके भी इस हवाई वायदे के बहकावे में यहाँ गरीब लोगों को कतई भी नहीं आना है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश के यानी कि अपने महाराष्ट्र स्टेट के तथा पूरे देश के भी हित में अपने वोटों को इन सभी विरोधी पार्टियों को न देकर केवल यहाँ अपनी एकमात्र हितैषी बहुजन समाज पार्टी वे अपने गठबंधन की यहाँ समाजवादी पार्टी को ही देना है, जो ये केंद्र यहाँ आपके प्रदेश में भी अपनी सरकार बनने पर फिर यहाँ आपके प्रदेश सहित पूरे देश में अपनी यहाँ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय पर आधारित ही सरकार चलाएगी। और तभी फिर यहाँ हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि का भी अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है। और आप लोगों को ये मालूम है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की ये जो महाराष्ट्र स्टेट है ये कर्म भूमि रही है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के देहांत के बाद ये इत्तेफाकी है कि मान्यवर श्री कांशीराम जी की भी यही अधिकांश कर्म भूमि रही है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो भारतीय संविधान में आप लोगों को जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए और इसके साथ साथ जो विकासकर वीकर सेक्शन के लोगों को और जो धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, मुस्लिम व अन्य अकलेश समाज के जो लोग हैं, तो इन लोगों का जान माल व मजहब सुरक्षित रहे। तो इसके लिए जो धर्म निरपेक्षता के आधार पर उन्होंने जो देश का संविधान बनाया, आइन तैयार किया, मैं समझती हूँ तो ये आज जो अपने देश में जो थोड़े बहुत जो मुस्लिम या अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग सुरक्षित हैं, तो ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की ही देन है। वरना यहाँ पर वर्तमान में जो बीजेपी पावर में है और जो इनका जो मेन जो संगठन है आरएसएस, जो इनकी नीति तैयार करता है, और नागपुर तो आरएसएस का हेड ऑफिस है, यहाँ से पूरा कंट्रोल ये लोग करते हैं। और ये लोग नहीं चाहते हैं कि भारतीय संविधान के तहत तो आप लोगों को जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका मिले। और ये लोग फिर से पुरानी वर्ण व्यवस्था को कायम करके आप लोगों को अपना गुलाम और लाचार बनाकर रखना चाहते हैं। इसलिए मैं चुनाव के मौके पर आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष को याद करो। उन्होंने क्या क्या आप लोगों को सलाह दी। भारतीय संविधान में उन्होंने कोरी सलाह ही नहीं दी, संघर्ष ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने भारतीय संविधान में जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए कानूनी अधिकार भी दिए। और इतना ही नहीं, कानूनी अधिकार देने के साथ साथ आपको वोट का अधिकार दिया। और आपको ये भी उन्होंने कहा कि आप लोगों को मैंने कानूनी अधिकार तो दे दिए हैं, यदि आप लोग सही मायने में इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो आप लोगों को केंद्र और राज्यों में राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लेनी होगी। इसलिए मेरा आप लोगों से यही कहना है, यदि आप लोग आपस में भाईचारा पैदा कर लें और आप लोग संगठित हो जाएं, तो आप लोग अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मुस्लिम हैं, अन्य अकलियत समाज के लोग हैं, अपर कास्ट समाज में से गरीब लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, बेरोजगार लोग हैं, ये सब दुखी और पीड़ित लोग हैं। यदि आप लोग आपस में आप लोग भाईचारे के आधार पर संगठित हो जाते हैं तो मैं समझती हूँ कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक यहाँ पर
वर्षों बीत चुके हैं, केंद्र और राज्यों में विभिन्न पार्टियों की सरकारें रही हैं, लेकिन आप लोगों की स्थिति में, आर्थिक स्थिति में कोई खास सुधार नहीं आया है। सामाजिक स्थिति भी आपकी कोई खास अच्छी अभी नहीं है। सामाजिक और आर्थिक स्थिति आप लोगों की अभी भी काफ़ी खराब बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप लोगों को अपने महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों के बतावे रास्तों पर चलकर, तो मान्यवर श्री कांशीराम जी ने जो आप लोगों को बहुजन समाज पार्टी के नाम से एक राजनीतिक प्लेटफार्म दिया है, इसके जरिए अब आप लोगों को अपने आप को तैयार करके, और चुनाव एक मौका होता है, चुनाव में यदि आप लोग अच्छा रिजल्ट दिखा दे तो आप लोग अपने संतों, गुरुओं और महापुरुषों का जो अधूरा रहा सपना है उसको आप लोग जरूर पूरा कर सकते हैं। और मैं समझती हूँ, लेकिन इसके लिए आप लोगों को इस चुनाव में एक मौका मिलता है आप लोगों को। तो इस चुनाव में आप लोगों को अपने इस गठबंधन को, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को आप लोगों को कामयाब बनाना बहुत जरूरी है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं आप लोगों से यही अनुरोध करती हूँ, इस चुनाव में यहाँ के महाराष्ट्र स्टेट में जिन लोगों को भी हमारी पार्टी ने व समाजवादी पार्टी ने आपके महाराष्ट्र स्टेट में लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, तो उन्हें अब आप लोगों को रात दिन मेहनत करके आप लोगों को जरूर कामयाब बनाना है। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन तो बीएसपी और समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, अकेले उनको ही नहीं, अपने क्षेत्र को भी साथ, अपने क्षेत्र के लोगों को भी साथ में लेकर, आपका कोई वोट रह ना जाए, सबको साथ में लेकर, तो आप लोगों को अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए ज़रूर जाना है। और अब मैं आप लोगों से यही अपील करती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हमने आपके महाराष्ट्र स्टेट में जिन सीटों पर भी खड़े किए हैं, तो मेरी बीएसपी के लोगों से और समाजवादी पार्टी के लोगों से भी ये पुरजोर अपील है कि आप लोग मिलकर तो बीएसपी के उम्मीदवारों को, बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर, और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को साइकिल चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इन दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को आप लोगों को जरूर कामयाब बनाना है, इनको पार्लियामेंट में जिताकर जरूर भेजना है। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करते हुए आप लोगों से रजा लेती हूँ। जय भीम, जय भारत। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.